नमस्कार साथियों, मैं राम रतन तालनिया IITians कैलिबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब तक हमने बात की मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स कितने टाइप के हैं, उन मिक्सचर्स में एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिल के बनाते हैं। अब हम बात करेंगे उन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करें, उन कंपाउंड्स को सेपरेट कैसे करें। तो पहला प्रैक्टिकल ही समझो, हमारे सामने इंक से जो कलर्ड कंपाउंड है, इंक का डाई, जिसे डाई कहते हैं, डाई को कैसे अलग करें, डाई को कैसे अलग करें। ठीक है, तो इस इवेपोरेशन मेथड है, क्या करते हैं देखो, इसी में ही इसी विधि से सॉल्ट को वाटर से अलग करते हैं। क्या करते हैं देखो, तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल है, उसके लिए मुझे चाहिए क्या, एक वॉच ग्लास, एक इंक जो चाहिए, बीकर चाहिए, स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए। जैसे बर्नर स्टैंड लगा चुका हूँ। अब इसमें मैंने जो भी मेरा सॉल्यूशन लिया है, मिक्सचर लिया है, ठीक है, ठीक है, इंक ली है मैंने, इंक है मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन, इंक ली है मैंने। ठीक है, अब मैं इसे डायरेक्ट बर्नर से हीट नहीं दे रहा, मैं इससे बीच में वाटर बाथ, इसे कहते हैं वाटर बाथ। ये दो तरीके से होता है, एक तो सैंड बाथ होता है जब हम बीच में मिट्टी यूज में ले लें, ठीक है। इसमें अब वाटर बाथ में क्या है, बीच में ये बीकर रख दिया। अब ये आग डायरेक्ट इस सॉल्यूशन को हीट नहीं कर रही है, आग पहले वाटर को हीट कर रही है, यहाँ से भाप निकलेगी तो ये इसको सॉल्यूशन को हीट करेगी। तो हीट का रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ इंक में जो वेपर होगा, वेपर बनने वाला चीज वेपराइजेशन होगा, तो वेपर जो चीज गैस बन सकती है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो वो पहले वेपर बन जाएगा, ठीक है, और जो पीछे है वो सॉलिड रह जाएगा। होता क्या है, बात करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में इसमें एक्चुअली डाई पीछे रह जाती है और पानी उड़ जाता है। तो इंक होता क्या है, डाई और पानी का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इवेपोरेशन मेथड के कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपाउंड्स सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट है वो उड़ जाएगा, जो कि वोलेटाइल होना चाहिए, और एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं इवेपोरेशन से अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि सी वोल्ट से हम सॉल्ट को अलग करते हैं, सी वाटर से, तो हम क्या करते हैं कि समंदर के पास में केरी बना लेते हैं, ठीक है, केरी बना लेते हैं जिसे लगून बोलते हैं। उसमें जब समंदर का पानी जाता है और फिर सूरज से पानी तो वेपर बन जाता है, और पीछे सॉल्ट रह जाता है, जिसे बाद में आगे क्रिस्टलाइजेशन, आगे फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम नमक को अलग करते हैं सॉल्ट के सी वाटर से, ठीक है। तो अगली मेथड है, वो है टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, ध्यान से देखना। आप घर में दही से घी बनाते होंगे, सबके घर में। अगर आप नहीं जानते हो तो डेयरी में देखते हो। होता क्या है कि मैं एक्चुअली इसमें दूध लेता हूँ या फिर दही लेता हूँ, उसमें मैं मशीन लगाता हूँ और उसे मथता हूँ, ठीक है। अगर उसे करोगे तो उससे क्या होता है कि क्रीम, जो मक्खन होता है, वो ऊपर आ जाता है और नीचे छाछ रह जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लैब प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे क्या चाहिए वो देखता हूँ मैं। मुझे फुल क्रीम मिल्क चाहिए, और फिर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन चाहिए, मिल्क चर्नर, और जग टेस्ट ट्यूब चाहिए। जैसे कि ये मैंने मशीन ले ली, एक्चुअली यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब के लिए जगह है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, ट्यूब लगा देता हूँ। ऐसे करके इसमें ट्यूब लगाने के लिए जगह होती है, ठीक है। जैसे ये इसमें इसमें नीचे ये ट्यूब लगा रखी है, ठीक है। तो ये ट्यूब लगा रखी है, ट्यूब के लिए जगह होती है। ट्यूब इसने ऑलरेडी लगा रखी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्यूब लगाने की ये जगह होती है, इसने ये लगा रखी है इधर। तो जब ट्यूब लगा करके यहाँ पर स्पीड कंट्रोल जब ये चालू करता है, तो ये घूमना अंदर चालू होता है और प्रोसेस चालू होती है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर मक्खन आ जाता है और नीचे छाछ रह जाती है। तो प्रोसीजर क्या है, लिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और सेंट्रीफ्यूज चालू हो गया स्पीड से। तो कंक्लूजन क्या है, व्हेन अ लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इज टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल, देन द लिक्विड लेयर्स स्टैंड वन अबव द अदर, ठीक है। क्योंकि वो हमारा जो मिश्रण था उसको मैं इमिसिबल लिक्विड था, मतलब आधा
मिला जुला था, मैं डायरेक्ट अलग अलग नहीं कर सकता, लेकिन जब इस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से गुजरा तो जो हल्का था वो ऊपर आ गया, ठीक है, मक्खन के रूप में, और जो भारी था वो नीचे छाछ के रूप में रह गया, ठीक है। तो इस अब क्रीम को मैं अलग निकाल सकता हूँ, छाछ को मैं अलग निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब लेयर्स बन चुकी है, लाइटर्स ऊपर है और नीचे अलग अलग, तो लेयर से मैं अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक। एप्लीकेशन क्या है, इससे मैं ऑयल और वाटर को अलग कर सकता हूँ क्योंकि इसमें लेयर्स बनती है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। जब मैं आयरन को निकालता हूँ इसके ओर से तो भी मैं इस प्रोसेस का यूज लिया जाता हूँ। जब मैं जो कचरा होता है हल्का हल्का मैं ऊपर से इसी प्रोसेस से निकालता हूँ, ठीक है। फिर अगला है जो है मेथड है वो डायरेक्टली है उन के लिए जिनमें सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन कौन से, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड जाते हैं, उसमें क्या मटेरियल चाहिए। मैंने एक डिश ले ली, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया और एक मिक्सचर ले लिया कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। कहने का मतलब इनमें एक तो होना चाहिए जिनमें डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड जाने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ग्लास फनल ले लिया, कॉटन ले लिया, बर्नर ले लिया। अब मैं जैसे ही इसमें मैंने मिक्सचर ले लिया, ठीक है, अब ये मैंने फनल इसमें उल्टा कर दिया तो यहाँ से ये बंद है पूरा, यहाँ कॉटन फ्लग लगाए मतलब ऊपर से बंद है। अब जैसे ही यहाँ से डायरेक्ट उस सॉलिड की वेपर बनेगी तो यहाँ इसके कांटेक्ट में आएगी फ्लास्क के, और फ्लास्क ठंडा है तो ये वापस यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो चीज डायरेक्ट गैस बदलने वाली थी अमोनियम क्लोराइड वो ऊपर अलग चिपक गई, वहां से मैं ये दूर कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाइट फ्लूम्स जो वेपर बन के ऊपर जाती है अमोनियम क्लोराइड कैन बी सीन कमिंग आउट ऑफ द मिक्सचर, इस प्रोसेस से हम अलग कर लेते हैं। These white fumes start depositing as white solid on coming in contact with the cold inner walls of the funnel। जैसे ये ऊपर उठते हैं तो कोल्ड वॉल्स जो फ्लास्क की होती है उसके कांटेक्ट में आते ये जम जाती है और वहां से मैं डायरेक्ट अलग निकाल सकता हूँ। सैंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चैनल, जो बाकी का कचरा बचता है अमोनियम क्लोराइड को छोड़ करके, उसमें भी कई साल्ट होते हैं तो उनको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन राउंड क्या है, अमोनियम क्लोराइड है जो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये इजी वेपर्स में बड़ी इजी से कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं इसको इस प्रोसेस से कर सकता हूँ, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लिम्स आर आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, इन सब प्रोसेस को मैं इसके द्वारा अलग कर सकता हूँ, ठीक है। फिर है टू सेपरेट द डाइज कलर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ब्लैंक इंक। ब्लैंक इंक में जो डाई होती है उनको मैं अलग अलग कैसे करूंगा, ये बड़ा ही एक, पहले इसमें चाहिए स्ट्रिप और फिल्टर पेपर, ठीक है। फिर वाटर सोल्यूबल इंक चाहिए जो मैं यूज ले रहा हूँ, और लार्ज साइज ग्लास जार चाहिए विद लिड कॉटन और थ्रेड चाहिए, ठीक है। एक्चुअली यह जो ये पेपर है ना, ये स्पेशल पेपर आता है, इसमें ऐसा समझ लो कि कैपनरी मतलब इसके अंदर बहुत मतलब बहुत पतला नहीं होता है ये एक्चुअली पेपर, एक खास पेपर होता है जिसमें छोटी छोटी नलियां रहती है, ठीक है। कैसे रहते हैं देखते हैं। मैंने एक पेपर लिया और मैंने यहाँ पर इंक, ब्लैक इंक स्पूट डाल दी, ठीक है, ब्लैक डाला है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है, यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये पूरा ब्लैक करके मैंने क्या है, ब्लैक इंक करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये ग्लास के अंदर कुछ ऐसे डालना है वाटर कि वाटर के जस्ट ऊपर तक हो, वाटर की सरफेस के जस्ट ऊपर ब्लैक पॉइंट आए। वहां पर क्या होता है, वाटर इस इंक में घुलता है और इस इंक के अंदर 2-3 डाई है, तो घुलता है तो घुलने लग जाता है तो ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअली जो सबसे ज्यादा होगा वो चढ़ता रहेगा। इसके अंदर क्या छोटी छोटी ऐसी नलियां रहती है ऐसे, जिसके अंदर चढ़ता रहता है। पेपर है तो पेपर के अंदर ये स्पेशल है पेपर का, तो ठीक है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेवल तक चढ़ेगा। जैसे कि ये मान लो इतना ही है, ये थोड़ा सा ही है, तो ये तक ही चढ़ पाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पानी है, ये इंक है, इंक पानी के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बन जाता है जो कि इसमें चढ़ जाता है। यहाँ नलियाँ समझ लो। अब जितना ज़्यादा चढ़ेगा वो अलग, जो सबसे ज़्यादा होगा वो उसकी सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, जो उससे थोड़ा होगा वो बीच में कम चढ़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग चढ़ेगा, तो ये यहाँ से मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो ये कलर्ड स्पॉट है ये फिल्टर पेपर स्ट्रिप पे आराम से देखे जा सकते हैं। कंक्लूजन, यहाँ पर ब्लैक इंक 3 डिफरेंट डाइज से मिलकर बना था जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टू सेपरेट ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी कि जैसे कि एसीटोन और वाटर है, मतलब भाई साहब इसमें पूरी तरह से घुल चुके हैं, इनको
अलग मतलब करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ेंगे। क्या है वो? उसके लिए क्या चाहिए मुझे? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए, एक थर्मोमीटर चाहिए, एक कंडेंसर चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक आयरन स्टैंड चाहिए। लेता हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन को ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी दो जैसे कि दो चीजों का मिक्सचर है, दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, ठीक है। दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट दोनों के क्या है? डिफरेंट है। और इसी चीज का मैं फायदा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपर बन जाएगा, और जो वेपर बनेगी मैं इस वेपर को इस नली से बाहर निकाल लूंगा और यहाँ मैं पानी डालकर इस वेपर को वापस ठंडा करके बोतल में इकट्ठा कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एसीटोन और पानी का मिक्सचर था, तो पहले क्या होता है कि एसीटोन, फिर यहाँ जो पहले वेपर बनेगा उसको मैं अलग कर लेता हूं, तो पहले दोनों में से एसीटोन बनता है। तो एसीटोन जैसे ही वेपर बनेगा, एसीटोन यहाँ आ गया, यहाँ आके मैंने वापस इसको एसीटोन को लिक्विड में चेंज कर लिया और यहाँ इसमें एसीटोन इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये ठंडा करने की प्रोसेस, जैसे ही यहाँ से भाप निकलती है मैं आसपास ठंडा पानी रखता हूँ तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एसीटोन की एसीटोन की कंपैरिजन में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो जब पूरा एसीटोन निकल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अब तब, क्योंकि तब तक पानी तो भाप बनेगा नहीं, तो तब तक मैं आराम से एसीटोन को अलग कर सकता हूँ, ठीक है, और पानी पीछे बच जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है कि vapors of the acetone can be seen rising up distances in flash with the increase in the temperature. When the temperature rises above 60 डिग्री, एसीटोन 60 डिग्री पर ही चालू हो जाता है, जबकि पानी तो 100 डिग्री पर, बीच में 40% यानी 10-20%, लेकिन 70-80 तक एसीटोन सारा निकल जाएगा। These vapors get condensed in the condenser and can be collected as pure liquid distillate. Result क्या है? एसीटोन can be collected in the beaker from the condenser outlet while water पीछे रह जाता है distillation flask में। अब बात करते हैं अगला प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलेशन मेथड। क्रिस्टलेशन मेथड क्या है? जैसे इसमें हम वाटर बाथ यूज में लेते हैं। इसमें जैसे कि मैंने पूरा सॉल्यूशन ले लिया, जैसे कि मेरे पास कॉपर सल्फेट था, इम्प्योर सॉल्यूशन था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके और मैंने इसका एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। जो भी सॉल्ट पड़ा था, इम्प्योर सॉल्यूशन है मेरे पास, तो मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। गर्म करना शुरू कर दिया तो इसमें वेपर बनना चालू हो जाती है, और वेपर बनने के बाद एक पॉइंट आता है जब ये जमना चालू हो जाता है, या फिर मतलब सारा जो लिक्विड होता है बाहर निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं है कि पूरा लिक्विड उठ जाएगा पीछे, नहीं, पीछे भी बच जाएगा, लिक्विड ही बचेगा, लेकिन वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है, ठीक है। तो उससे चेक कैसे करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, स्टील डालता हूँ, तो उस लोहे की छड़ी डालता हूँ, तो उसमें मैं चेक करता हूँ उसके अगर आसपास ऐसे अगर जमने लग जाए मटेरियल, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया, और उस वक्त मैं अपनी आग बंद कर दूंगा, ठीक है। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी सीन इन द चाइना डिश अलोंग विद द लिक्विड, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये जैसे ये पॉइंट आता है, इसको गर्म करते करते एक पॉइंट आएगा, जब मैं स्टील डाल के देखूंगा तो इस पर थोड़ा थोड़ा चिपकने, यानी थोड़ा थोड़ा जमने लग जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आग से उठाकर दूर रख देता हूँ बिना छेड़े, कुछ देर के लिए लगता हूँ, तो फिर क्या होता है कि जैसे अब कॉपर सल्फेट था, तो इसके खुद के तो क्रिस्टल बन जाते हैं, बाकी लिक्विड पड़ा रहता है फालतू का, जिसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट बाद में मिल जाता है एक अन्य लिक्विड के साथ, जिसे मैं बाद में अलग कर देता हूँ। कंक्लूजन क्या है? हॉट एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस फॉर्म्स क्रिस्टल ऑन कूलिंग ग्रेजुअली। धीरे धीरे ठंडा होता है तो कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो क्रिस्टल बनाता है। इसमें मैंने कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल अलग कर लिए फ्रॉम द मदर लिक्विड, जिसमें और भी थोड़े थोड़े सॉल्ट थे, ठीक है। अब प्योरिफिकेशन ऑफ सरफेस, जैसे हमारे घरों तक पानी आता है तो वो कितनी प्रोसेस से गुजरता है उसमें देखते हैं। पहले नदी से पानी आता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए। जैसे इसमें क्या होता है, पानी डायरेक्ट आता है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो क्या बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद लोडिंग। लोडिंग में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल
एलम वगैरह फिटकरी वगैरह डाल करके अगर और भी छोटे छोटे कोई बचते हैं तो उनको भी मैं नीचे बिठा देता हूँ ग्रेविटी के कारण, ठीक है, कंकड़ पत्थर। और फिल्ट्रेशन, फिर भी अगर कुछ बचता है तो उसे मैं चाल लेता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ, ठीक है, फिर पानी जाता है, फिर आगे उसमें जो भी जम्स है उनको मारने के लिए क्लोरीनेशन की प्रोसेस से निकालना पड़ता है। पहले मैं यहाँ लाता हूँ, फिर सेडिमेंटेशन करना पड़ता है, फिर डायरेक्ट क्लोरीनेशन करने के लिए भेज दिया जाता है। इसमें 3 प्रोसेस होती है, लोडिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, रिवर वाटर डायरेक्ट आता है और बड़े बड़े जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें नीचे बैठाने के लिए सेडिमेंटेशन। फिर लोडिंग में क्या करता है कि हम केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं जैसे फिटकरी, ताकि छोटी छोटी इम्प्योरिटीज भी नीचे बैठ जाए। फिर फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि मिट्टी और निकल जाए और भी छोटे छोटे। फिर डायरेक्टली लास्ट में जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है ताकि एकदम प्योर वाटर बच जाए, ठीक है। इसके बाद पानी देख लिया, इसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंज पर हम बात करेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है कि इस चेंज में जनरली कोई भी नई चीज नहीं बनती, ठीक है, वही रहता है। जैसे कि मेरे पास केला था, मैंने केले को काट दिया, अब वो रहेगा केला है चाहे उसे काटूं, ठीक है, लेकिन वही मैंने एक लकड़ी थी उसमें आग लगा दी, अब राख बन गई, नई राख बन गई, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज बन गई। जैसे लोहे पर जंग लग गई, आयरन पर रस्ट लग गई, तो वो एक रस्ट नई चीज बनी, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मास चेंज नहीं होता है, एनर्जी का कोई काम नहीं होता है, और रिवर्सिबल मतलब इसको वापस वैसा बना सकते हैं जैसे कि बर्फ का ठंडा, बर्फ पानी में बन रहा है, पानी को वापस बर्फ बना सकता हूं। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, इसमें रिएक्शन होती है तो मास भी चेंज होता है, इसमें एनर्जी भी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। ये इसको वापस आप राख को वापस लकड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे ये केमिकल है और ये फिजिकल है, तो नींबू मतलब स्लाइस वो रहेगा नींबू ही, मतलब उसमें कोई नया चीज नहीं बनी है, ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 1-2 टर्म है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे टिंडल इफेक्ट आई है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं यहां से लाइट डाल रहा हूं और ये लाइट, ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स इस लाइट को स्कैटर करके आगे आगे तक लाइट पहुंचा दे, इसका मतलब आगे ये जो है वो लाइट को आगे तक पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। फिर जैसे कि मैंने एलिमेंट्स को बोला, Na, सोडियम को Na बोला, तो ये नाम कैसे रखा मैंने, ठीक है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम को L बोलते हैं, L बोलते हैं, तो ये इनके नाम आसानी से पढ़ने के लिए इनको एक फिक्स साइन दिया जाता है, तो मैं इसको करता हूँ, डिनोट करता हूँ। जैसे कि एल्यूमिनियम से A और पहला अक्षर सदैव बड़ा और उसके बाद है। सोडियम के नाम जो Na है वो उसका नेट्रियम नाम है, लैटिन नाम, उस पर बेस्ड है Na, ठीक है। जैसे कि सोना है, गोल्ड है, इसको G से नहीं बल्कि Au से कहते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम ओरम है, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रोजन को H है, फिर हीलियम में H के आगे E आ गया क्योंकि H तो हाइड्रोजन का है, फिर लिथियम का L के आगे I, फिर बेरिलियम का B के आगे E, फिर जर्मेनियम का G के आगे G। ये सारे बहुत सारे एलिमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे, इनका इस तरह से नामकरण किया गया है, ठीक है। फिर एक और चीज है जैसे कोलाइडल मिक्सचर की है, ठीक है। कोलाइडल में क्या है कि एक डिस्पर्सिव मीडियम है और एक जो उसके अंदर स्टेट है, जैसे कि ये आप जब अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें मिल सकता है, और ये जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मैं फोग एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम कौन सा है, फोग यानी कि लिक्विड है किसके अंदर, गैस के अंदर, लिक्विड है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो गैस मीडियम है और ये वो चीज है सोल्यूट की जगह
इसको मैं कोलाइड के अंदर सोल्यूट, कोलाइड की भाषा में सोल्यूट बोल सकता हूँ। उसका अलग है, वहाँ डिस्पर्सिवनेस आ जाता है, एक मीडियम है, एक उसके अंदर है, ठीक है, मीडियम के अंदर जो भी घुलता है उसको सोल्यूट है हमारी भाषा में, लेकिन वो कोलाइडल की भाषा में एक डिस्पर्सिव मीडियम है, जबकि एक स्टेट, ठीक है। और तो वैसे ही हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।